अब हम भर्ती के बाह्य स्रोतों के फायदे डिस्कस करेंगे। बाहर से जब हम लोगों को बुलाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, जो आंतरिक स्रोत हैं वो बाह्य स्रोतों का विपरीत है। आंतरिक स्रोत संगठन के अंदर से हम लोगों को ले रहे हैं, बाह्य स्रोत में हम संगठन के बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। तो आंतरिक स्रोत की जो कमियां हैं वो बाह्य स्रोतों के बेनिफिट हैं। क्या मतलब हुआ? आंतरिक स्रोत की कमी थी, नई प्रतिभा को अवसर नहीं मिलता। तो बाह्य स्रोत की फायदा क्या हो गया? नई प्रतिभाओं को अवसर मिलता है। दूसरा, आंतरिक भर्ती की कमी थी, नए संगठन के लिए उपयुक्त नहीं है। और बाह्य भर्ती का फायदा क्या हो गया? नए संगठनों के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि हमें यहाँ पर विस्तृत विकल्प मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें यहाँ पर। तो देखते हैं बाह्य स्रोतों के क्या क्या लाभ हैं। फर्स्ट पॉइंट, नई प्रतिभाओं को अवसर। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की डिमांड नहीं की जाती है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। मैक्सिमम एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा इसमें साथ में। सेकंड है विस्तृत विकल्प, बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट आप अपनी तरफ से बनाना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि नए संगठन के लिए उपयुक्त होता है। और नेक्स्ट है योग्य कर्मचारी मिलते हैं हमें, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस ही ज़्यादा होती हैं, हमें जो कर्मचारी मिलते हैं वो भी बहुत टैलेंटेड होते हैं बहुत बार। और साथ ही साथ जो संगठन के अंदर जो कर्मचारी हैं, जब उन्हें पता होता है कि बाहर से भी लोगों को नियुक्त किया जा सकता है, या फिर बाहर से जब लोग वहाँ पर काम करने आते हैं, तो संगठन के अंदर वाले जो कर्मचारी हैं वो भी अच्छे से और मन लगा के काम करने की कोशिश करते हैं। कंपटीशन होता है ना। अब जैसे आपका स्कूल है, आप संस्था में अंदर के ही जो बच्चे हैं वही वहाँ पर पढ़ते हैं। अगर बाहर से भी बच्चे आने लगे, या आपका कंपटीशन किसी दूसरे स्कूल के बच्चों से कंपटीशन होने लगे, तो ऐसे में यहाँ के बच्चों को भी और जो बच्चा बाहर से आएगा उसको भी, दोनों को एक दूसरे से कंपटीशन की भावना आएगी, प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, और दोनों अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। तो प्रतियोगिता की भावना जागृत होती है, यानी कि अंदर रहने वाला कर्मचारी भी मन लगाकर काम करने का प्रयास करता है। तो बाह्य स्रोतों के 4 फायदे: नई प्रतिभाओं को अवसर मिलता है, विस्तृत विकल्प मिलते हैं, और खाली विस्तृत नहीं मिलते, बहुत योग्य कर्मचारी भी हमें मिलते हैं। और जब योग्य कर्मचारी संगठन के अंदर आते हैं तो जो संगठन के अंदर जो कर्मचारी हैं उनमें भी प्रतियोगिता की भावना जागृत होती है। अब बात करते हैं बाह्य स्रोतों के दोषों की। इससे पहले वीडियो को पॉज करके ये चारों पॉइंट्स नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब बाह्य स्रोतों के दोषों की बात करते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जब आपको कहती हूँ कि आप लिखें तो आप इसे लिख रहे हैं, इतना मैं ट्रस्ट करके चल रही हूँ आपके ऊपर। बाह्य स्रोतों के दोष, बाह्य स्रोतों की कमियाँ। बाह्य स्रोतों की ज़्यादा कमियां नहीं हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो केवल 2 ही कमियां हैं, हम 2 ही कमी ढूंढ पाए हैं इसकी। पहली कमी कि ये महंगी प्रक्रिया। भाई क्या करें, जो इतने ऑप्शंस देगी, जो इतने योग्य कर्मचारी देगी, तो वो महंगी तो होगी ही होगी। तो ये महंगी प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि जब हम बाहर से लोगों को नियुक्त करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो संगठन के अंदर जो कर्मचारी हैं उनके मन में असंतोष की भावना जागृत होती है। असंतोष की भावना जागृत होने का मतलब उन्हें लगता है, अरे हमारे होते हुए इन्होंने बाहर से व्यक्ति को प्रमोशन, यानी कि द्वितीय स्तर पर कोई कर्मचारी है, सेकंड स्टेज में कोई कर्मचारी है, तो प्रथम स्तर पर जाना है, तो वहाँ प्रथम स्तर पर उसे ले जाने की बजाय बाहर से किसी व्यक्ति को नियुक्त कर लिया। तो उसको ये लगता है कि मेरे बजाय बाहर से संगठन में किसी व्यक्ति को लेकर आ गए हैं, तो उनको बुरा लगता है संगठन के अंदर जो कर्मचारी है। जबकि उसका फ़ायदा भी होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? वो और मन लगा के काम करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी को लगे कि भाई मैं ज़्यादा उपयुक्त है प्रमोशन के लिए। ओके, तो बाह्य स्रोतों के केवल 2 ही दोष हैं, 4 फायदे हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। तो नए पेज पे हेडिंग डाल लीजिए, चयन प्रक्रिया। सबसे पहले चयन की परिभाषा जो हमने लिखी थी, चयन क्या होता है। आपको जब हमने अलग अलग वो लिखवाए थे नियुक्तिकरण प्रक्रिया में, तो चयन लिखा था। तो चयन प्रक्रिया की परिभाषा क्या है? सभी प्रत्याशियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी का चुनाव चयन कहलाता है। सभी प्रत्याशियों में से, जितनी भी लंबी लाइन बनी हुई है, समझ ना, स्वयंवर में से चूज करना, तो सर्वश्रेष्ठ को चुनना वो चयन कहलाता है। और एक यहाँ मेन बात, चयन जो है ये एक नकारात्मक प्रक्रिया है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार यह एक नकारात्मक प्रक्रिया है। नकारात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव। और जो भर्ती होती है, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव। कैसे है भर्ती सकारात्मक प्रक्रिया? क्योंकि उसमें हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, हम बोलते हैं आओ भाई हमारे यहाँ पर अपने बायोडाटा जमा करवाओ, अपने रिज्यूमे जमा करवाओ, आवेदन भरो।
तो लोग आते हैं, और चयन में क्या करते हैं, वो जो लोग आए हुए होते हैं उसमें से जो लोग अयोग्य होते हैं हम उनको हटाते हैं। नकारात्मक का मतलब हम कम 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 करते रहते हैं, भर्ती का मतलब वो लोग ज़्यादा 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 होते चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चयन प्रक्रिया। आपने लिख लिया होगा चयन प्रक्रिया हेडिंग। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला, चयन प्रक्रिया में क्या होता है, कैसे किसी व्यक्ति का चुनाव होता है। जैसे कि अगर हम अपने चयन की बात करें कि हम अगर स्कूल में हमारा जब चुनाव हुआ तो कैसे हुआ होगा। सबसे पहले होता है प्रारंभिक जांच। प्रारंभिक जांच में क्या होता है, जो कंपनी है, ऑफिस है, या जो विद्यालय ही है सपोज, तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनी ने, इस विद्यालय कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया होगा। विज्ञापन देखकर बहुत सारे लोग अपने आवेदन भर देते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो उस पोस्ट के लायक भी नहीं होते, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म इनकम्प्लीट भर के भेज देते हैं। तो अगर इनकम्प्लीट फॉर्म है उनको हटाना, जो लोग उस पोस्ट के लायक ही नहीं है उनको हटाना। तो यानी कि प्रारंभिक जांच में क्या होता है, जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उन एप्लीकेशंस में से जो भी अयोग्य और अनुपयुक्त आवेदन हैं उन सभी आवेदनों को हटाया जाता है। तो इसको आवेदनों की छंटनी भी कहा जाता है, प्रारंभिक जांच। इससे क्या होता है, गिनती कम हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं और सभी को तो बुलाना पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग, फॉर एग्जांपल अगर रखा कि भाई 60% से ज़्यादा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके 59% होंगे फिर भी उन्होंने अप्लाई किया होगा। तो क्या किया जाएगा, 59% वाली एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा। तो अयोग्य और अनुपयुक्त आवेदनों को हटाना, ये प्रारंभिक जांच होता है। नोट कर लीजिए इसे। नंबर 2, चयन परीक्षाएं, फिर टेस्ट होगा। ये चयन परीक्षाएं कैसी हो सकती हैं, ये रिटन हो सकती हैं, ये ओरल हो सकती हैं, ये पर्सनालिटी टेस्ट हो सकता है। और क्यों की जाती हैं चयन परीक्षाएं, ये चयन परीक्षाएं व्यक्ति की विशेषताओं को नापती हैं, क्या उसकी खास बात है, क्या उसकी स्पेशलिटी है उस व्यक्ति की। और हमारी बुक में 4 तरह की चयन परीक्षाएं दे रखी हैं। वैसे इतना डिटेल में हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एनसीईआरटी में कई बार, सीबीएसई का जब पेपर बनता है तो कई बार वो इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी 1-1 मार्क का क्वेश्चन बना देते हैं। तो चयन परीक्षाएं जो है वो आमतौर पर 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, ऐसे नोट कर लीजिएगा इसको, बुद्धि परीक्षा। नंबर 2, कौशल परीक्षा, 5 टाइप्स। नंबर 3, व्यक्तित्व परीक्षा। नंबर 4, व्यापार परीक्षा। और नंबर 5, अभिरुचि परीक्षा। अब क्या क्या चीज़ें क्या क्या नापती है, जो बुद्धि परीक्षा होती है, जो बुद्धि परीक्षा होती है वो व्यक्ति के बुद्धि कोश स्तर को मापने के लिए होती है। बुद्धि कोश स्तर मतलब कितना इंटेलिजेंस लेवल है इसका, इसको समझ कितनी आती है बात। नंबर 2, जो कौशल परीक्षा होती है वो व्यक्ति का देखती है कि उसमें नया कौशल सीखने की कितनी क्षमता है। कई बार कंपनी ये नहीं देखती कि इस व्यक्ति को क्या आता है, वो ये भी देखते हैं कि ये कितना सीखने की इच्छा रखता है, क्योंकि चलो कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको सिखा लेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सीखना ही नहीं चाहता तो आप उससे काम नहीं ले सकते। फिर व्यक्तित्व परीक्षा, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कोई आपको गुस्सा दिलाया जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपसे पूछा जाएगा अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं आप, तो उससे पता चलेगा व्यक्ति देश को कितना समर्पित है। परिपक्वता, मैच्योरिटी, आपको कोई केस दिया जाए इसमें पूछा जाए भाई अगर आप ऐसी सिचुएशन में तो किसको बचाएंगे, तो उससे उसकी व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है व्यापार परीक्षा। व्यापार परीक्षा में पता लगाया जाता है कि इसको कितना आता है। कौशल परीक्षा में नया कितना सीख सकता है, और व्यापार परीक्षा में उपलब्ध कौशल कितना इसको आता है। और लास्ट है अभिरुचि। अभिरुचि, इसका रुझान किस तरफ है, इसको पेंटिंग में रुझान है, इसको सिंगिंग में रुझान है, इसको क्रिएटिविटी ज़्यादा है, तो इस तरीके से देखा जाता है। नोट कीजिए इसको। तीसरा स्टेप चयन परीक्षा का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।